ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज का ये गहन विश्लेषण एक ऐसे विषय पर है जो शायद पहली नज़र में स्कूल के दिनों की याद दिला दे। हाँ, कक्षा 10 की यादें। बिल्कुल। आज हमारी चर्चा का आधार कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के नोट्स हैं और इसका जो मुख्य विषय है वो है लोकतंत्र और विविधता। सुनने में तो ये एक बहुत ही बुनियादी बात लगती है। वही तो, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन इन पन्नों में जो जानकारियां छुपी हैं ना, वे दुनिया की सबसे जटिल भू राजनीतिक समस्याओं को, या यूं कहें कि उनकी चाबी हैं। एकदम सही बात है। तो आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि कैसे हमारी सामाजिक विविधताएं, जैसे त्वचा का रंग हो गया, जाति हो गई या धर्म हो गया, कैसे ये समाज को बांटने वाली एक गहरी खाई में बदल जाती हैं। और राजनीति इसमें कैसे अपना खेल खेलती है। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक व्यवस्था इन विभाजनों के साथ कैसे कैसे खिलवाड़ करती है। पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ, वो नियम बताना जरूरी है। बिल्कुल, ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से तथ्यात्मक और निष्पक्ष होगा। इसमें दी गई जो भी घटनाएं हैं, आंदोलन हैं, उन्हें सिर्फ समझने के नजरिए से देखा जाएगा, किसी विचारधारा का समर्थन या विरोध करने के लिए नहीं। एकदम सही। तो ये एक बहुत ही प्रासंगिक शुरुआत है, क्योंकि अक्सर लोकतंत्र और विविधता को लोग सिर्फ एक किताबी या सिद्धांतिक अवधारणा मान लेते हैं। सिर्फ परीक्षा पास करने की। हाँ, लेकिन हकीकत में ये दुनिया भर के समाजों की एक बहुत ही जीवंत और कभी-कभी बहुत कड़वी वास्तविकता है। बिल्कुल। इन नोट्स को खंगालने पर जो पैटर्न उभर कर आते हैं वो स्पष्ट करते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है। सही कहा। ये असल में इंसानी स्वभाव, समाज की जटिल संरचना और सत्ता के बंटवारे का एक बहुत ही नाजुक खेल है। हर दिन दुनिया में नीतियां बन रही हैं और वे नीतियां इन सामाजिक विभाजनों को या तो पाट रही हैं या फिर उन्हें और गहरा कर रही हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा की जो सबसे बुनियादी नींव है ना, वो सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन के बीच का फर्क है। सामग्री को पढ़ते हुए ये बात बहुत गहराई से हिट करती है कि हमारे समाज में जो अंतर हैं वो मुख्य रूप से दो तरह से आते हैं। जन्म और पसंद। हाँ, पहला तो वो है जो जन्म पर आधारित होता है, जैसे किसी का स्त्री या पुरुष होना, या किसी की लंबाई या त्वचा का रंग। इन चीजों पर किसी इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये तो बस एक संयोग है ना। बिल्कुल, हमारे हाथ में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अंतर हमारी पसंद या हमारे फैसलों पर आधारित होते हैं। कोई इंसान आगे चलकर क्या पढ़ाई करता है, कौन सा पेशा चुनता है, हाँ, या फिर जीवन में किस धर्म का पालन करने का फैसला करता है, ये सब व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि हर सामाजिक अंतर एक खतरा नहीं होता। अच्छा। हाँ, समाज में अलग अलग तरह के लोग, जिनकी भाषाएं अलग हैं, जिनके काम अलग हैं, वे एक साथ पूरी शांति से रह सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब एक सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतरों के साथ जुड़कर एक ऐसा रूप ले लेता है जहां किसी एक खास समूह को उन्हें लगने लगता है कि व्यवस्था उनके खिलाफ काम कर रही है। जब 2 या 3 अंतर एक साथ मिल जाएं। एकदम सही। जब लोगों के मन में ये भावना घर कर जाती है कि वे समाज के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट चुके हैं और उनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, तब वो महज एक अंतर नहीं रह जाता, वो एक विभाजन बन जाता है। हाँ, एक विभाजन बन जाता है। ये बहुत ही अहम बात है, जब एक अंतर दूसरे अंतरों के साथ ओवरलैप करता है। इन दस्तावेजों में अमेरिका का जो उदाहरण दिया गया है वो इस बात को पूरी तरह से साफ कर देता है। अमेरिका का नस्ली इतिहास। हाँ, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत नागरिकों के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ त्वचा के रंग तक सीमित नहीं था। ऐतिहासिक रूप से वहां अश्वेत समुदाय के लोग लंबे समय तक गरीब रहे, बेघर रहे। हाँ, और उन्हें व्यवस्था के हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। नस्ल का जो अंतर था वो गरीबी और सामाजिक अन्याय के साथ जुड़ गया। बिल्कुल जुड़ गया। जब त्वचा का रंग ये तय करने लगे कि कौन गरीब होगा और कौन अमीर, तो वो एक बहुत ही खतरनाक सामाजिक विभाजन बन जाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये समझना आसान हो जाता है कि अमेरिका में इस विभाजन ने कितने बड़े आंदोलनों को जन्म दिया। नागरिक अधिकार आंदोलन की बात कर रहे हैं ना? जी, इन दरारों ने ही नागरिक अधिकार आंदोलन की नींव रखी, जो 1954 से लेकर 1968 तक चला। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो अफ्रो अमेरिकी लोगों के खिलाफ नस्ली भेदभाव हो रहा था, उसे जड़ से मिटाना था। यहाँ अफ्रो अमेरिकी शब्द का भी थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ स्पष्ट कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल।
ये शब्द उल अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक अटलांटिक पार से गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया था। बहुत ही दर्दनाक इतिहास है। बहुत ज्यादा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं के नेतृत्व में चला ये आंदोलन ये मुख्य रूप से शांतिपूर्ण और सुधारवादी था। लेकिन जब समाज में अन्याय बहुत लंबे समय तक चलता है ना, तो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से बात नहीं बनती। लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है। एकदम सही। इन नोट्स में एक और आंदोलन का गहराई से जिक्र है जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया था, अश्वेत शक्ति आंदोलन या ब्लैक पावर मूवमेंट, जो 1966 के आसपास उभरा था। हाँ, और 1975 तक चला। इस आंदोलन की रूपरेखा पहले वाले से काफी अलग और सच कहें तो काफी अधिक उग्र थी। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका स्पष्ट मानना था कि अगर अमेरिका से नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा का सहारा भी लेना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि जब सामाजिक विभाजन अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है और लोगों की हताशा बढ़ जाती है तो समाज का ताना बाने किस तरह से बिखरने लगता है। और इसी हताशा और गुस्से की अभिव्यक्ति हमें इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों में देखने को मिलती है जिसकी गूंज सच में आज तक सुनाई देती है। बड़े मंचों का इस्तेमाल। हाँ, जब लोग व्यवस्था से निराश हो जाते हैं तो वे अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़े मंचों का चुनाव करते हैं। 1968 का मेक्सिको ओलंपिक इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ एक खेल का आयोजन नहीं रह गया था, वो एक राजनीतिक मंच बन गया था। सामग्री में उस ऐतिहासिक तस्वीर का बहुत अच्छे से वर्णन है। वो 20 मीटर दौड़ के पदक वितरण समारोह की तस्वीर थी। 2 अफ्रो अमेरिकन एथलीट्स, टॉमी स्मिथ जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और जॉन कार्लोस जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। हाँ, वे पोडियम पर खड़े थे। जब अमेरिकी राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ तो इन दोनों ने अपने सिर झुका लिए और काले दस्ताने पहने हुए अपने हाथ हवा में उठा दिए, जो कि अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। बिल्कुल। इतना ही नहीं, उन्होंने जूते नहीं पहने थे, वे सिर्फ काले मोजे पहनकर पोडियम पर गए थे। यह दर्शाने के लिए कि अश्वेत लोग किस तरह की भयानक गरीबी का सामना कर रहे हैं। सही कहा। उन्होंने खेल के उस सबसे बड़े और वैश्विक मंच का इस्तेमाल अपने देश के आंतरिक सामाजिक विभाजन की ओर पूरी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए किया। उस घटना का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बहुत गहरा था। स्मिथ ने अपने गले में काला स्कार्फ पहना था जो अश्वेत गर्व का प्रतीक था, और कार्लोस ने मोतियों की माला पहनी थी। हाँ, जो उन लोगों की याद में थी जिन्हें बिना किसी सुनवाई के मार डाला गया था। लेकिन इस पूरी घटना में एक और इंसान था जिसका जिक्र अक्सर छिप जाता है। पीटर नॉर्मन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, जिन्होंने उस दौड़ में रजत पदक जीता था। पीटर नॉर्मन एक श्वेत एथलीट थे। उनका अमेरिका के नस्लवाद या वहां के आंतरिक संघर्षों से कोई सीधा लेना देना नहीं था। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वे पोडियम पर खड़े हुए तो उन्होंने भी मानवाधिकारों का समर्थन करने वाला ओलंपिक प्रोजेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स का बिल्ला अपनी जर्सी पर पहना हुआ था। उन्होंने स्मिथ और कार्लोस के विरोध का पूरी तरह से समर्थन किया। पीटर नॉर्मन का ये कदम ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। ये साबित करता है कि किसी बड़े अन्याय या सामाजिक विभाजन के खिलाफ खड़े होने के लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि इंसान उसी शोषित या पीड़ित समुदाय का हिस्सा हो। एक बहुत बड़ी मिसाल, एक श्वेत ऑस्ट्रेलियाई एथलीट का 2 अश्वेत अमेरिकी एथलीटों के समर्थन में खड़ा होना ये दिखाता है कि न्याय और समानता की लड़ाई किसी एक पहचान तक सीमित नहीं होती। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने देश में भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हाँ, कीमत तो चुकानी पड़ी, लेकिन इतिहास में उनका ये कदम अमर हो गया। और ठीक यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरू होता है, राजनीति का प्रवेश। अब आता है असली खेल। बिल्कुल। समाज में जो भी अंतर है, जो भी विभाजन है, राजनीति उनके साथ कैसा बर्ताव करती है, यही बात किसी भी राष्ट्र का भविष्य तय करती है। क्योंकि लोकतंत्र के मूल में ही प्रतिस्पर्धा है। हाँ, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के लिए होड़ होना एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी प्रक्रिया है। बिना इस प्रतिस्पर्धा के लोकतंत्र काम ही नहीं कर सकता। लेकिन नोट्स हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। जब ये राजनीतिक होड़ समाज में पहले से मौजूद दरारों जैसे जाति, धर्म या नस्ल, हाँ, इनके आधार पर होने लगती है तो स्थिति बहुत विस्फोटक हो जाती है। यानी जब राजनीतिक दल ये देखने लगते हैं कि किस समुदाय का वोट उन्हें सत्ता दिला सकता है और वे सिर्फ उसी समुदाय के हितों की बात करने लगते हैं। बिल्कुल। जब ऐसा होता है तो वो महज एक सामाजिक विभाजन नहीं रह जाता, बल्कि वो एक राजनीतिक विभाजन में तब्दील हो जाता है।
और पहचान एक हथियार बन जाती है। एकदम सही। राजनीतिक दल लोगों की पहचान का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करने लगते हैं और इतिहास गवाह है कि एक बार जब समाज राजनीतिक रूप से अपनी संकीर्ण पहचानों के आधार पर बंट जाए तो वो देश को विखंडन की कगार पर ले जाता है, पूरी तरह से टूटने की कगार पर। उत्तरी आयरलैंड का मामला इसका एक बहुत ही खौफनाक उदाहरण है। नोट्स में जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें देखकर कोई भी बाहर से कोई भी हैरान हो सकता है। बिल्कुल, वहां की स्थिति बहुत जटिल थी। वहां की आबादी मुख्य रूप से ईसाई धर्म को मानने वाली है, लेकिन फिर भी उनके बीच एक ऐसी खाई थी जिसने दशकों तक देश को जलाए रखा। आंकड़े बताते हैं कि वहां 53% लोग प्रोटेस्टेंट थे और 44% रोमन कैथोलिक। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक धार्मिक अंतर लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक बहुत ही हिंसक राजनीतिक संघर्ष बन चुका था। ये संघर्ष असल में सिर्फ धर्म के बारे में नहीं था, ये पहचान और राष्ट्रवाद के बारे में था। कैसे? कैथोलिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रवादी पार्टियां चाहती थीं कि उत्तरी आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिला दिया जाए, जो कि एक कैथोलिक बहुल देश है। और प्रोटेस्टेंट? वहीं दूसरी ओर प्रोटेस्टेंट समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनिस्ट पार्टियां चाहती थीं कि वे ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहें, क्योंकि ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट बहुमत में है। तो ये राजनीतिक टकराव बन गया। हाँ, और इस राजनीतिक टकराव ने एक ऐसे हिंसक दौर को जन्म दिया जिसे इतिहास में द ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है। द ट्रबल्स। दशकों तक चलने वाले इस खूनी संघर्ष में सैकड़ों आम नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ता और सुरक्षा बलों के जवान मारे गए। ये एक जीता जागता प्रमाण था कि जब दो अलग-अलग वर्गों के हित आपस में टकराते हैं और राजनीति उन्हें सुलझाने के बजाय भड़काती है, तो पूरा समाज कैसे नष्ट हो सकता है। अंततः 1998 में जाकर दोनों पक्षों के बीच एक शांति समझौता हुआ, तब जाकर ये हिंसा थमी। एक बहुत लंबा संघर्ष। उत्तरी आयरलैंड ने तो दशकों के संघर्ष के बाद भी खुद को किसी तरह संभाल लिया, लेकिन जब राजनीतिक दल किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार न हो तो क्या होता है? इसका सबसे खौफनाक जवाब है यूगोस्लाविया। सामग्री में इस देश के पतन का जो विवरण है, सच कहूं तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वहां के राजनीतिक दलों ने सत्ता की भूख में सामाजिक विभाजनों का इस कदर फायदा उठाया कि देश का अस्तित्व ही मिट गया। युगोस्लाविया का अंत आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक है। वहां भी समाज में विभिन्न नस्लीय और धार्मिक विभाजन मौजूद थे, जैसे सर्ब, क्रोएट, बोस्नियाई मुसलमान वगैरह। बिल्कुल, लेकिन वहां के राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए इन धार्मिक और जातीय विभाजनों को इतना ज्यादा भड़का दिया कि आपसी तालमेल की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। किसी ने देश को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी भी नेता ने देश को एकजुट रखने की कोशिश नहीं की। इसका परिणाम ये हुआ कि ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एक भयानक युद्ध में बदल गई और युगोस्लाविया एक देश के रूप में पूरी तरह से टूटकर 6 अलग-अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ देश भीषण मुश्किलों के बावजूद भी उत्तरी आयरलैंड की तरह शांति का रास्ता खोज लेते हैं। हाँ। वहीं दूसरी तरफ युगोस्लाविया जैसे देश नक्शे से ही गायब हो जाते हैं। और अगर हम बेल्जियम की बात करें, जिसका जिक्र नागरिक शास्त्र के अन्य अध्यायों में भी आता है, तो वो अपनी तमाम भाषाई विविधताओं जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन के बावजूद एक सफल लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। एक बेहतरीन उदाहरण। तो आखिर वे कौन से कारक हैं जो ये तय करते हैं कि किसी देश में सामाजिक विभाजन राजनीति पर कैसा असर डालेंगे? इन दस्तावेजों में इसके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पष्ट निर्धारक कारक बताए गए हैं। ये 3 कारक ही तय करते हैं कि परिणाम विनाशकारी होंगे या सामंजस्यपूर्ण। पहला कारक क्या है? पहला कारक है लोगों का अपनी पहचान के प्रति नजरिया, या इसे राष्ट्रीय पहचान की भावना भी कह सकते हैं। अगर किसी देश के लोग खुद को सिर्फ अपनी संकीर्ण पहचान के चश्मे से देखते हैं, जैसे कि मैं सिर्फ इस जाति का हूं या मैं सिर्फ इस भाषा को बोलने वाला हूं, बिल्कुल, तो उनके लिए दूसरे समूहों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वे अपनी उस विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय पहचान को सबसे ऊपर रखते हैं, तो टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है। बेल्जियम की तरह? हाँ, बेल्जियम में लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे बेल्जियन हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब राष्ट्रीय पहचान संकीर्ण पहचान से बड़ी हो जाती है। और जो दूसरा कारक के नोट्स में बताया गया है, वो सीधे तौर पर राजनीतिक नेतृत्व से जुड़ा है।
नेताओं की मांगें। राजनीतिक नेता अपने समुदाय के लिए व्यवस्था से क्या मांग रहे हैं? क्या उनकी मांगें देश के संविधान के दायरे में हैं? और सबसे अहम बात, क्या एक समुदाय की मांगों को पूरा करने से किसी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय का नुकसान तो नहीं हो रहा? ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर हम श्रीलंका का उदाहरण देखें तो वहां सिंगली समुदाय के नेताओं ने सिर्फ अपने वर्चस्व की बात की। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जो सिर्फ बहुसंख्यक सिंगलियों के पक्ष में थीं और तमिलों के अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया गया। और उसका परिणाम भी हम सब जानते हैं। इसी बहुसंख्यकवाद ने वहां एक ऐसे लंबे और दर्दनाक गृह युद्ध को जन्म दिया जिसने पूरे देश को तबाह कर दिया। श्रीलंका का उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बहुसंख्यक वर्ग का आक्रामक रवैया कभी भी देश को एकजुट नहीं रख सकता और यहीं से तीसरा कारक उभरता है, सरकार की प्रतिक्रिया। जी, सरकार की प्रतिक्रिया। जब कोई अल्पसंख्यक वर्ग या कोई भी हाशिए पर खड़ा समुदाय अपनी मांगे लेकर आता है तो सरकार उस पर कैसा रवैया अपनाती है? क्या सरकार सत्ता को बांटने यानी पावर शेयरिंग में विश्वास रखती है? बेल्जियम ने तो यही किया था। बेल्जियम की सरकार ने महसूस किया कि देश को एकजुट रखने के लिए सबको सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन श्रीलंका और यूगोस्लाविया में ऐसा नहीं हुआ। इसके ठीक विपरीत श्रीलंका या यूगोस्लाविया में सरकारों ने अल्पसंख्यक वर्गों की मांगों को सुनने के बजाय उन्हें ताकत के बल पर दबाने की कोशिश की। इतिहास बार बार साबित करता है कि जब भी किसी एक समूह को शासन तंत्र से अलग थलग किया जाता है और उनकी आवाज को जबरन दबाया जाता है तो अंततः वह उसी देश के बंटवारे का कारण बनता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इन सारी नकारात्मक घटनाओं को देखकर अक्सर यह विचार आता है कि क्या राजनीति में सामाजिक विभाजनों की बात करना हमेशा देश के लिए खतरनाक ही साबित होता है? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। क्या इन मुद्दों को राजनीति से पूरी तरह दूर रखना चाहिए? संघर्ष या यूगोस्लाविया के विखंडन की बातें पढ़ते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मिश्रण एक टाइम बॉम्ब की तरह है। ऐसा लगना स्वाभाविक है। ऐसा लगता है कि राजनेताओं को कभी भी जाति या धर्म के आधार पर बात करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन नोट्स के आखिरी हिस्से में जो विश्लेषण दिया गया है वो इस सोच को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल, सामग्री एक बहुत ही संतुलित नजरिया पेश करती है। ये बताती है कि एक मजबूत लोकतंत्र में राजनीति के अंदर सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि फायदेमंद हो सकता है। असल में कई बार ये बहुत सकारात्मक और जरूरी होता है। जब समाज के हाशिए पर खड़े लोग, अल्पसंख्यक समुदाय या शोषित वर्ग अपनी समस्याओं को राजनीतिक मंच पर खुलकर लाते हैं तो सरकार को मजबूरन उनकी ओर ध्यान देना पड़ता है। यानी दबाव बनता है। हाँ, अलग अलग तरह के सामाजिक विभाजनों की ये जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है समाज में एक तरह का संतुलन पैदा करने का काम करती है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक शक्तिशाली समूह बाकी सभी पर हावी न हो जाए। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर समाज में विभाजन है, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उस पर पर्दा डालने या उसे दबाने से बेहतर है कि उन मुद्दों पर खुलकर लोकतांत्रिक मंचों पर चर्चा हो। तभी उनका कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है। और यही कारण है कि दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में मतदान का स्वरूप सीधे तौर पर सामाजिक विभाजनों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। चुनाव के समय लोग अक्सर उन पार्टियों या उम्मीदवारों को वोट देते हैं जो उनके समुदाय, उनकी संस्कृति या उनकी पहचान से जुड़ी चिंताओं को समझते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक राजनीति का स्वाभाविक लक्षण है, बशर्ते कि ये सब संविधान के दायरे में हो और हिंसा या अलगाववाद की तरफ ना जाए। ये एकदम सटीक आकलन है। ये पूरी तरह से इस बात पे निर्भर करता है कि किसी समाज और उसकी राजनीति का ढांचा कितना परिपक्व है। अगर असंतोष और शिकायतों को शांतिपूर्ण, संवैधानिक तरीके से जाहिर करने का मौका मिलता है और व्यवस्था उन शिकायतों को दूर करने की इच्छा शक्ति दिखाती है तो वो विभाजन देश को तोड़ता नहीं है, इसके बजाय वो लोकतंत्र की कमियों को दूर करके उसे और भी ज्यादा मजबूत और समावेशी बनाता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि किसी भी समाज में अंतर होना, विविधता होना एक बेहद स्वाभाविक प्रक्रिया है। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो पूरी तरह से एक जैसा हो। हर जगह कुछ ना कुछ अंतर तो है ही। लेकिन अहम सवाल ये नहीं है कि समाज में विविधता क्यों है। असली चुनौती ये है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था उस विविधता को कैसे संभालती है। यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्या वो सत्ता के लालच में यूगोस्लाविया की तरह नफरत और विभाजन का रास्ता चुनती है या फिर वो बेल्जियम की तरह
सत्ता की भागीदारी और सबको साथ लेकर चलने का मुश्किल लेकिन सही रास्ता अपनाती है। यही वो फैसला है जो किसी भी राष्ट्र का वर्तमान और भविष्य तय करता है। और ये सारी जानकारी, ये सारा ज्ञान तभी सार्थक है जब इसे आज के बदलते हुए विश्व के संदर्भ में समझा जाए। आज के दौर में तो ये और भी जरूरी है। बिल्कुल। आज के इस सूचनाओं से भरे दौर में, जहां आए दिन चुनावी माहौल रहता है, सोशल मीडिया पर सामाजिक बहसें चलती रहती हैं, ये विश्लेषण एक नया नजरिया देता है। सही कहा। यह इस बात का मूल्यांकन करने में मदद करता है कि जब हमारे सामने कोई राजनीतिक विमर्श आता है, तो क्या वो जानबूझकर हमारी संकीर्ण पहचान को भड़काकर डर पैदा कर रहा है, या वो एक व्यापक और समावेशी राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। एक जागरूक नागरिक के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब जब हम इस विस्तृत चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं, तो इन दस्तावेजों से निकला एक ऐसा विचार सामने आता है जो दिमाग में अटक कर रह जाता है। वो प्रवासियों वाला हिस्सा। हाँ, नोट्स में प्रवासियों का जिक्र किया गया है। वे लोग जो रोजगार, सुरक्षा या बेहतर जीवन की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाते हैं। साथ ही समरूप समाज का भी जिक्र है, जिसका मतलब है एक ऐसा समाज जहां जातीय या नस्लीय विविधता न के बराबर होती है, जहां ज्यादातर लोग एक ही संस्कृति के होते हैं। लेकिन आज के दुनिया में तो आज के समय में तेज वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर में प्रवासियों का आना जाना बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर प्रवासियों के इस लगातार आगमन के कारण दुनिया के वे बचे हुए समरूप समाज भी अब तेजी से विविधतापूर्ण हो रहे हैं, तो क्या आने वाले दशकों में दुनिया भर के लोकतंत्रों को इन बिल्कुल नई विविधताओं को संभालने के लिए राष्ट्रीय पहचान की एक पूरी तरह से नई परिभाषा गढ़नी होगी? बहुत गहरा सवाल है। क्या पुराने तरीके काम आएंगे, या फिर क्या ये नए सामाजिक अंतर दुनिया में नए और अप्रत्याशित राजनीतिक विभाजनों का कारण बनेंगे जिनका आज हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते? ये एक ऐसा विचार है जो इस स्रोत सामग्री से बहुत आगे जाता है और हम सबको इस पर गहराई से विचार करना